हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉ एस्पिरेंट्स अड्डा। आज हम इसमें डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट का सिलेबस। इससे पहले चूंकि बीच में चैनल में हमारी वीडियो रुक गई थी क्योंकि मैं व्यस्त था, मेरा एग्ज़ाम था इसमें यूपी जुडिशरी में। तो आज हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये आपके जो यूनिट फर्स्ट है जूरिस्प्रूडेंस। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो सही लगे तो आप इसको सब्सक्राइब करें चैनल को। चलिए, तो हम इसमें डिस्कस करेंगे आज आपके कि कौन कौन से मेजर पोर्शन है। तो देखिए, अगर यूजीसी नेट में अगर आपको सफल होना है तो जो करीब सिक्स यूनिट्स आपकी ऐसी हैं जो मेजर पॉइंट से, मेजर सब्जेक्ट से डील करती हैं। इनको आप अगर सही से अगर संभाल लेंगे तो आपका इसमें सफलता ज़रूर मिलेगी आपको। तो आप इसमें समझते हैं हम लोग। सबसे पहले अगर आप देखें तो जूरिस्प्रूडेंस में जैसे कि आपके फर्स्ट यूनिट है, इससे करीब आपके करीब 6 से 10 क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, टोटल 100 नंबर का आपके सब्जेक्टिव पेपर से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो इसको अगर हम डिस्कस करें, सबसे पहले नेचर एंड सोर्सेस ऑफ द लॉ, स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। ठीक है, अगर ये वही कि आखिर कौन कौन से स्कूल्स हैं मेनली आपके, और नेचर एंड सोर्सेस ऑफ लॉ, क्योंकि बेसिकली आप जानते हैं जूरिस्प्रूडेंस में लॉ को ही डिफाइन किया गया है, उसके ही वेरियस जो भी आपके एस्पेक्ट्स हैं उसको डिस्कस करते हैं। स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस में आपको पता होना चाहिए किस स्कूल ने, कौन से स्कूल का मेन प्रोपाउंडर यानी कि उसकी स्थापना किसने की, उसकी बेसिक थीम क्या थी। जैसे मान लीजिए आप एनालिटिकल स्कूल पढ़ेंगे इसमें, तो ऑस्टिन उसमें बेंथम है उसमें मेन। तो इन्होंने ऑस्टिन ने से क्या कहा कि लॉ इज़ अ कमांड ऑफ सॉवरेन, यानी कि संप्रभु का समादेश होता है। ऐसी अगर हिस्टोरिकल स्कूल में आप देखेंगे तो सेवनी है, मेन है, वहाँ पे कहा गया कि विधि तो बना ही नहीं जाती है, उसको सॉवरेन नहीं, उसे सॉवरेन नहीं बनाता है, उसको तो विधि तो ऑलरेडी हर नेशन में पाई जाती है। तो ऐसे हर किसी का अपना अपना, और यहाँ पर हर किसी स्कूल्स में कोई ना कोई मेनली थ्योरी या डॉक्ट्रिन प्रोपाउंड की गई है, सिद्धांत बताए गए। जैसे मान लीजिए आपके इम्परेटिव थ्योरी ऑफ द लॉ है कॉस्ट, उसमें आपके एनालिटिकल स्कूल में। ठीक है, थ्योरी ऑफ वोल्गजिस्ट यानी लोक चेतना का सिद्धांत है, वो आपके हिस्टोरिकल स्कूल में दिया गया। तो ये आपको पता होना चाहिए मेन में। चलिए, और उनके कंसेप्ट पता होना चाहिए। अब आते हैं लॉ एंड मोरालिटी, यानी विधि और नैतिकता का क्या संबंध है आपस में। ठीक है, विधि और नैतिकता का संबंध क्या है, विधि और नैतिकता आखिर होती क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें हार्ट ऑफ फुलर एक आपके ज्यूरिस्ट हैं, दो हार्ट ऑफ फुलर, उनके डिबेट आपको पता होना चाहिए। अगला फोर्थ देखते हैं कंसेप्ट ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज़, जो अधिकार हैं, दायित्व हैं, कर्तव्य हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इनके बारे में थ्योरीज दी गई हैं। ठीक है, तो वो पता होना चाहिए आपको। इसके बाद अगर आप आगे बढ़ें तो लीगल पर्सनालिटी, विधिक व्यक्तित्व, इसमें आपके सिद्धांत ब्रैकेट थ्योरी है। ठीक है, और आपके उसमें कोष्टक सिद्धांत बोलते हैं आप उसको, रियासत का सिद्धांत है। ये 2-4 सिद्धांत इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, लीगल पर्सनालिटी यानी कि कैसे एक तो दो पर्सनालिटी होती है, एक नेचुरल पर्सनालिटी, एक लीगल पर्सनालिटी है। ठीक है, तो विधिक व्यक्ति कौन होता है। ठीक है, तो जैसे जो फिजिकल फॉर्म में आप देखते हैं, जैसे हम ह्यूमंस हैं, नेचुरल उसमें आपके आते हैं प्राकृतिक व्यक्ति के अंतर्गत। एक लीगल पर्सनालिटी, इसको मानते हैं बाई द लॉ, उसको वही राइट्स एंड ड्यूटी इम्पोज करते हैं। जैसे कंपनी आपके हो गया, ठीक है, रजिस्टर्ड सोसाइटी, निगम, ये सब आपके इसके अंदर आते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रॉपर्टी, ओनरशिप एंड पोजीशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके एरिया है। तो ये एरिया इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपके जो प्रॉपर्टी, ओनरशिप और पोजीशन है, यानी कि कब्जा हो गया, स्वामित्व, यानी कि किस तरीके से मिलते हैं, उनका क्या एक्विजिशन, यानी कि अर्जन का ढंग किस प्रकार का, इसके कितने प्रकार हो सकते हैं, कितनी डेफिनेशंस हैं, ये आपको सब पता होना चाहिए इसमें। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ लायबिलिटी, लॉ, पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट, ये आपके 2-4 जो नीचे के टॉपिक्स हैं, ये आपके पूरे जो 2018 से पहले सिलेबस था उसके बाद से अब आपके ऐड कर दिए गए हैं। तो लायबिलिटी कंसेप्ट क्या है, लॉ, पॉवर्टी और डेवलपमेंट, यानी कि विकास और गरीबी में आखिर लॉ क्या रोल अदा करता है, विधि क्या रोल अदा करती है। ठीक, ग्लोबल जस्टिस, आपके वैश्विक न्याय किस प्रकार की अवधारणा क्या है वैश्विक न्याय की, कौन सी ऐसी थ्योरीज है जो वैश्विक न्याय को इंश्योर करती है, पता होना चाहिए आपको। चलिए अब अगर हम आगे बढ़े इसमें अगले टॉपिक पे, तो आपका यूनिट सेकंड है, ये आपकी बात करती है कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है क्योंकि इससे भी आपके करीब 10 से 12 क्वेश्चन बन जाएंगे। तो ये बेसिक पूछता बहुत टफ नहीं है इसमें, बस ये है कि जो टॉपिक्स आप यहाँ पर सब हेड दिए हैं उनकी आपको डिटेल जानकारी होनी चाहिए।
जैसे प्रियम्बल है, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं, DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ है। तो यानी अगर प्रियम्बल है तो यानी प्रियम्बल क्या है, उसमें अगर उसके जो पॉइंट्स हैं वो आपको सब पता होना चाहिए। जस्टिस कौन सी जस्टिस आपको इंश्योर करती है, कहाँ से लिया गया, उनकी डेफिनेशन पता होना चाहिए। साथ ही साथ क्या प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है, उसमें कौन सा केसेस हैं, इंदु बेरीवात का केस है, केशवानंद भारती का केस है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, ऐसे फंडामेंटल राइट्स तो आपको पूरा ही पता होना चाहिए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स सबका मार्जिन नोट कम से कम आपको पता होना चाहिए। फ्री लीगल एड कहाँ पे दिया गया है, कॉमन सिविल कोड के बारे में कहाँ प्रयास बताया गया है, आपके रूरल डेवलपमेंट के बारे में यानी कि ग्राम पंचायत के बारे में कहाँ बताया गया है, ठीक है। आपके अगर कहें तो कुछ आपके पॉइंट्स ऐसे हैं जो काम की न्यायोचित दशाएँ बताती हैं, पर इन्वायरमेंट के बारे में बताया तो वो आपको सब पता होना चाहिए, ठीक है। अब यूनियन और स्टेट लेजिस्लेचर अगर आप देखें दोनों पॉइंट में, तो यूनियन और स्टेट का जैसे हम जानते हैं फेडरलिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सेपरेशन ऑफ पावर इंडिया में की गई है कॉन्स्टिट्यूशन की, बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोनों का क्या इंटर रिलेशनशिप होता है कि बाय विधायिका में और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस में, ठीक है। तो 245 से लेकर 255 है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपको इसमें कौन सी थ्योरीज हैं, पिथन सबस्टांस की थ्योरी लागू होती है, थ्योरी ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस की थ्योरी लागू होती है, हिंदी में कहें तो सार तत्व सिद्धांत, क्षेत्रिक संबंध का सिद्धांत लागू होता है, वो आपको पता होना चाहिए। अब दो मेजर पोर्शन है, जुडिशरी और इमरजेंसी प्रोविजन, तो सबके बारे में बताया गया है। इमरजेंसी जो आपके जुडिशरी है तो उसमें आपके दो तरीके जुडिशरी काम करती हैं आपके, एक हमारे यहाँ जो आपके 124 यानी हायर जो आप सबसे अपेक्स कोर्ट है हमारे इंडिया में, उच्चतम न्यायालय, और उसके पश्चात 214 यानी कि 214 से लेकर ऑनवर्ड्स 231-33 तक आपके आर्टिकल बताया गया है। जो लोअर जुडिशरी यहाँ पे हाई कोर्ट सब बताए गए हैं, ठीक है। तो उसमें आपको ये सब पता होना चाहिए, इसके बारे में प्रोविजंस क्या योग्यताएं हैं, कैसे अपॉइंट होगा, कौन सी पावर्स हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। इमरजेंसी प्रोविजंस यानी कि कैसे आपातकाल लागू होता है, आपातकाल 352 से लेकर 360 तक बताया गया है, किस तरीके से लागू होता है, क्या मैकेनिज्म है, कौन से इंपॉर्टेंट केस लॉज है, सब पता होना चाहिए आपको। आगे बढ़ते हैं, ये आपके टेम्पररी ट्रांजेक्शनल एंड स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं। तो ये आपके बताए गए हैं एक तरीके से, इसे हम हिंदी में कहते हैं असंक्रमणीय जो आपके उपबंध हैं, ये आपके 370 के बाद से स्टार्ट होते हैं। तो जम्मू कश्मीर आप समझ सकते हैं, इसको आपने बहुत फेमस न्यूज में देखा होगा। सिक्किम आपके मणिपुर है, सिक्किम है, इन सबको मिला हुआ है, स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है, तो उनको आप देखेंगे, ठीक है। इलेक्शन कमीशन 324 ऑनवर्ड से दिया गया है। इलेक्शन कमीशन का कंपोजिशन कैसे होता है, यानी कि गठन कैसे होता है निर्वाचन आयोग का, कितने इसमें चीफ इलेक्शन कमीशन कैसे, इसमें इसके संबंध में भी रिसेंटली आपके डेवलपमेंट हुआ है बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो वो सब पता होना चाहिए आपको। लास्ट जो यूनिट दी गई वो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से दी गई है, प्रशासनिक विधि से, जो कहती है कि भाई क्या नेचर स्कोप है इसका, प्रिंसिपल नेचुरल जस्टिस के, यानी कि भाई नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल क्या है प्राकृतिक न्याय के, कोई व्यक्ति अपने मामले का भाई जज नहीं हो सकता है, दूसरे पक्ष को बिना सुने आप कोई मामला डिसीजन नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो ये सब बातें इसमें बताई गई, आपको पता होनी चाहिए। जुडिशल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस, तो इसके ग्राउंड्स कौन से हैं, यानी कि जैसे जो प्रशासनिक आपके कार्य होते हैं उनका जुडिशल रिव्यू हो सकता है या नहीं हो सकता, वो पता होना चाहिए आपको। अब आगे बढ़ते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लॉ एंड IHL, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। ये इंपॉर्टेंट एरिया इसलिए है क्योंकि इससे भी आपके करीब 10 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इसमें अगर आप देखें, इंटरनेशनल लॉ डेफिनेशन, नेचर एंड बेसिस, सारी डेफिनेशंस पता होनी चाहिए। करीब 15-16 डेफिनेशन दी गई। ओपेनहाइम की डेफिनेशन है, फ्रेजर की डेफिनेशन है, मार्कबी की डेफिनेशन है, इसमें मार्कबी की नहीं, फ्रेजर की डेफिनेशन है आपके, इसमें आपके एसएस लोटस बाद में इसकी एक डेफिनेशन दी गई है बहुत इंपॉर्टेंट, सामान्य डेफिनेशन दी है। ऑस्टिन और हॉलैंड की डेफिनेशन, हॉलैंड ने कहा ये तो कोई लॉ ही नहीं होता है, ठीक है, क्या इसका आधार है, लॉ है या नहीं, वो सब पता होना चाहिए आपको। इसके बाद सोर्सेस ऑफ इंटेंशन लॉ, तो 38 अगर आप पढ़ेंगे, आर्टिकल 138 है, उसमें उसके सोर्सेज बताए गए हैं, ठीक है। फिर रिकग्नाइजेशन ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट्स, राज्य और सरकारों की मान्यता किस प्रकार प्रदान की जाती है, वो पता होना चाहिए आपको। इसके सिद्धांत है, प्रकार है, सारे पता होना चाहिए। नेशनैलिटी, इमिग्रेंट्स, रिफ्यूजीज एंड इंटरनली डिस्प्यूट्स पर्सनस, जो आपके ये तरीके से राष्ट्रीयता किस प्रकार दी जाती है, माइग्रेंट्स कौन से होते हैं, ठीक है, रिफ्यूजीज जो आश्रय जिन्हें चाहिए, जो शरणार्थी होते हैं एक देश से निकले, उनके क्या अधिकार हैं, इसके बारे में बेसिक ज़्यादा डिटेल में इसमें नहीं आना, आपको बेसिकली इसमें जानकारी पता होना चाहिए। एक्स्ट्राडिशन एंड असाइलम जो है आपके, यानी कि प्रत्यर्पण और हिंदी में आश्रय कहते हैं। तो कब आप कोई व्यक्ति, एक देश का व्यक्ति अगर कोई अपराध करता है, दूसरे देश में भागता है, तो उसके संबंध में उसको वापस लाने की जिस प्रक्रिया का यूज करते हैं उसे प्रत्यर्पण संधि कहते हैं, ठीक है। तो
प्रत्यर्पण कैसे होता है, यानी दोनों देशों में आपस में संधि होनी चाहिए। तो सब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस वो आपको पता होने चाहिए। बाकी यूनाइटेड नेशंस एंड इट्स ऑर्गन्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, क्योंकि ये इसलिए पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से आपके मेजर पोर्शन पूछा जाता है। यूएन और यूएन का चार्टर, ऑर्गन्स में जनरल असेंबली हो गया, आर्टिकल 7 बता, जनरल असेंबली है, सिक्योरिटी काउंसिल है, सब इसके बारे में पता होना चाहिए। इन सब के बारे में कैसे बजट बनता है, क्या काम करती है, फंक्शन क्या है, तो सब पता होना चाहिए। आप सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स, क्या सेटलमेंट होगा। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये आपके जोड़े गए हैं, WTO और इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ IHL, ठीक है। तो ये आपके बेसिकली युद्ध क्षेत्र में कैसे जो आपके ह्यूमैनिटेरियन लॉ बना रहे, यानी कि जो युद्ध क्षेत्र में जो आपके सैनिक हैं उनको कुछ आपके मानवता के आधार पर अधिकार मिलने चाहिए, वो सब इसके बारे में बताया गया है। अब अगर हम आगे बढ़ें तो इसमें अगली पॉइंट पे देखें, लॉ ऑफ क्राइम। सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण एरिया आपका यही है, लॉ ऑफ क्राइम। IPC से आप साधारण नाम से जानते भी होंगे। तो सबसे पहले जनरल प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लायबिलिटी, यानी कि आपराधिक दायित्व के क्या जनरल प्रिंसिपल्स हैं, उसमें आपके दुरासे से हिंदी में कहते हैं मेंसरिया एक्टर्स रियस, उसके बारे में पढ़ना है। फिर इंडिविजुअल लायबिलिटी कैसी होती है, ग्रुप में लायबिलिटी कैसी होती है, विकेरियस लायबिलिटी कैसी, वो सब आपको पता होनी चाहिए। कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी कैसी होती है, ठीक है। स्टेजेस ऑफ क्राइम है, इनकोहेट ऑफ क्राइम्स जो आपके बताए गए हैं, यानी कि किस अपराध का चरण कैसे होता है, मतलब स्टेजेस ऑफ ऑफेंसेस क्या हैं भाई। इंटेंशन होनी चाहिए, फिर आपकी प्रिपरेशन करेगा व्यक्ति, फिर आपके उसको अटेम्प्ट करेगा, फिर उसका कंप्लीशन होगा, ठीक है। यानी कि भाई आशय है, तैयारी है, फिर आप प्रयास करेगा, फिर पूर्णता होगी। तो ये सब आपके इसके स्टेजेस हैं। फिर इसमें अवेटमेंट और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी और अटेम्प्ट, ये आपके तरीके से इनको हेड ऑफेंस बोलते हैं, हम इनको क्राइम्स बोलते हैं। अपूर्ण इसको प्रारंभिक अपवाद का मामला बोलते हैं, दुष्प्रेरण, ठीक है। तो इसके बारे में डिस्कस करना है। जनरल एक्सेप्शन 76 आर्टिकल सेक्शन से लेकर 106 तक पूरा बताया गया है। इसमें 96 से 106 तक प्राइवेट डिफेंस का राइट है। इसमें मेनली राइट आपके मिस्टेक का फैक्ट हो गया, 76 79 में है। 84 आपके अनसाउंड माइंड है। 80 में आपके एक्सीडेंट दिया गया है। 81 में नेसेसरी है, ठीक है। तो बहुत से ऐसे एक्सेप्शन हैं यहाँ पे, मतलब कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है जो अपराध होता अगर वो नॉर्मली करता, लेकिन अगर इस चैप्टर में आ जाता है तो अपराध नहीं माना जाता, लायबिलिटी उसकी जीरो हो जाती है। तो उसके बारे में बताया गया। फिर आपके अगले पॉइंट है ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी है, ठीक है। ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट और टेररिज्म है, प्रॉपर्टी है। तो ये सब के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया आपके है, ठीक है। कि भाई आपने सुना होगा मर्डर है, और आपके, ठीक है, प्रॉपर्टी में आपके 372 से लेकर 462 तक दिया गया है। थेफ्ट है, रॉबरी है, ऐसा, ठीक है। ये सब इनके बारे में सब बताया गया है, ठीक है। एक्सटॉर्शन है, तो सब इसमें बताया गया है। चलो, ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन के बारे में बात करते हैं। तो ये सिंपल सी बात है, आपकी वुमेन एंड चिल्ड्रन के बारे में अगर हम बात करें तो आपके भाई वीमेन के बारे में आपके सेक्सुअल असॉल्ट्स होते हैं, रेप है, ठीक है, बहुत से ऐसे ऑफेंसेस हैं, ठीक है। तो ड्रग ट्रैफिकिंग एंड काउंटरफिटिंग है, ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक ट्रांक्विलिटी है, ठीक है। तो इस सब के बारे में 370 अगर आप पढ़ोगे ड्रग के बारे में, ठीक है। और ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक ट्रांक्विलिटी आप 153 का ऑनवर्ड्स पढ़ेंगे जाके, तो पब्लिक लोग पर शांति बिगिन करने वाले, ठीक है। और बाकी लास्ट में थ्योरीज एंड काइंड्स ऑफ पनिशमेंट्स, दंड के सिद्धांत हैं जो रिस्पिडेंस बताए गए हैं, 5 होते हैं, वो आप समझ लीजिएगा, ठीक है। चलो, अब आते हैं लॉ ऑफ टॉर्ट्स एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ठीक है। तो इसको अगर हम यहाँ तक रखें वीडियो को, चलिए तो थोड़ा और देख लें, इस पॉइंट को देख लें 5 मिनट, अगली 5 मिनट जो है अगली बार में देखेंगे, ठीक है। तो नेचर एंड डेफिनेशन ऑफ टॉर्ट की क्या डेफिनेशन है, जनरल प्रिंसिपल्स एंड आप टॉर्टियस लायबिलिटी, अपकृत्य के दायित्व के लिए भाई आपके लीगल भाई क्या होना चाहिए, रॉन्गफुल एक्ट कोई करना चाहिए, फिर लीगल डैमेज की कमिट करनी चाहिए, तो उन सब के बारे में बताया। फिर जनरल डिफेंसेस आपके हो गए, साधारण बचाव किस प्रकार का हो सकता है, उसमें आपके सहमति से वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया है, साइंसटी नॉन फिट इंजूरिया है। फिर आप उसको देखेंगे, अगर जनरल डिफेंसेस में एक्ट ऑफ गॉड है, उसमें देखो ध्यान रखिएगा, ये कोई लॉ आपके ध्यान रखना कोई एक्ट नहीं बनाया गया है, तो इसलिए कोई इनएक्टेड यानी इनएक्टेड अधिनियमित विधि नहीं है, ये केस लॉ विधि है, ध्यान रखिए, केस लॉ विधि है। और केस लॉ विधि में तो आपको यानी कि न्यायालयों ने बहुत से निर्णय दिए, उनके आधार पर ये विधि बन गई है। तो इसलिए जो है ये ब्रिटेन में बेसिकली डेवलप्ड हुई थी, इंडिया में भी एप्लीकेबल होती है, तो उसको समझना है आपको, ठीक है। तो इसमें मेनली क्या है, केस आपको पता होने चाहिए। तो आप जनरल डिफेंसेस में आपके वही एक्ट ऑफ गॉड हुआ, ठीक है, आपके एक तरीके से एक्ट ऑफ गॉड हो गए, आपके आपके
सहमति यानी कि आपकी वॉलंटारी जो अगर आपका कोई व्यक्ति कोई का वॉलंटरली करता है तो उसे डैमेज नहीं क्रिएट होता है, ठीक है। बहुत से इसमें एक्ट है वो आप समझ लीजिएगा। उसमें नेसेसिटी भी आती है, उसमें आपके असंभावित दुर्घटना भी आती है, ठीक है, जिसको कोई रोक नहीं सकते, ऐसी दुर्घटना घटित हो जाती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। स्पेसिफिक टॉर्ट्स आते हैं, नेग्लिजेंस, न्यूसेंस, ट्रेसपास एंड डिफामेशन, ये आपको पता होना चाहिए। तो नेग्लिजेंस उपेक्षा है, न्यूसेंस लोक उपताप है, ठीक है। ट्रेसपास अतिचार हो गया, डिफामेशन आपके एक तरीके से मानहानि के बारे में क्या होता है, ठीक है। तो ये सब आपको पता होना। रिमोटेनेस ऑफ डैमेजेस यानी कि अगर आपको जो अपकृत्य में डैमेजेस दिलाई जाती है तो उसका क्षति की दूरस्था का नियम लागू होता है कि कितनी तक दिला सकते हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लायबिलिटी तो आपको पता ही होना चाहिए। इसमें से हम इसको हम रॉलेंस बनाम फ्लेचर का नियम भी कहते हैं। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी को कठोर दायित्व पूर्ण दायित्व का सिद्धांत, भारत में ये एब्सोल्यूट लायबिलिटी बन जाता है, इसलिए हम पूर्ण दायित्व कहते हैं। चलो आगे बढ़ें। टॉर्टियस लायबिलिटी ऑफ द स्टेट। स्टेट की लायबिलिटी क्या है? पहले स्टेट की लायबिलिटी कुछ होती नहीं थी, पहले सॉरी आपकी लिमिटेड वे में थी, लेकिन अब चूंकि आपके ये क्वेश्चन अभी आपके यूपी जुडिशल मेंस में भी आया था, ठीक है। तो स्टेट की क्या लायबिलिटी है? पहले तो ये रूल था कि राजा कभी गलत नहीं करता है, तो उसके जो कर्मचारी है वो भी गलत नहीं करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है, स्टेट को भी लायबिलिटी उसकी निर्धारित की जाती है। चलो बाकी ये 3 एक्ट हैं, छोटे छोटे हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एरिया दे दिया गया है, डेफिनेशन मेन क्या है, कंज्यूमर के राइट्स कौन से होते हैं और रिड्रेसल मैकेनिज्म क्या है। अगर मान लीजिए कंज्यूमर के राइट्स को वॉयलेट किया जाता है तो वो कहाँ जाएगा, ठीक है, जिला डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कहाँ जाएगा, स्टेट लिस्ट स्तर पे कहाँ जाएगा, सब उसमें बताना आपको। अब मोटर व्हीकल एक्ट हो गया, नो फॉल्ट लायबिलिटी क्या है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या है, क्लेम्स ट्रिब्यूनल किस प्रकार काम करता है, वही सिंपल सी बात है। और द कंपटीशन एक्ट तो प्रोविएशन ऑफ सर्टेन एग्रीमेंट्स, अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन एंड रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशंस, ठीक है। तो ये आपके नया एक्ट जोड़ा गया है, तो इसको भी देख लिया जाएगा। तो ये आपके सिलेबस का पहला पार्ट है, 5 यूनिट। अगली 5 यूनिट जो हम डिटेल में फिर से देखेंगे अगले कॉमर्शियल लॉ में, इसको अगली वीडियो में देख लेंगे। बाकी आप चैनल पर डेली आपको वीडियो मिलेगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।